नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मेंटोर पे स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी हमारे पर्यावरण के पाठ 3 जिसमें हम हमारी बदलती पृथ्वी के संदर्भ में विस्तृत से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ पहले से होंगी। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहा जाता है और हम स्थल मंडल के ऊपर रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। आपको स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये कई लेयर्स में बटी हुई। स्वेस नाम के विद्वान ने इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर नाम दिया है। दोस्तों, यदि हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है स्थल मंडल का एक भाग है, और ये जो स्थल मंडल है वो प्लेट्स के ऊपर है, और जो प्लेट्स है वो मैग्मा चैम्बर के ऊपर तैर रही हैं। क्या हो रही हैं? जो स्थल मंडल है वो प्लेट्स के ऊपर है, और जो प्लेट्स हैं वो मैग्मा चैम्बर के ऊपर तैर रही हैं। ये जो प्लेट्स हैं फ्रेंड्स, ये कई प्लेट्स मिलकर के स्थल मंडल बना हुआ है। पूरा जो स्थल मंडल प्लेट्स के ऊपर ही टिका हुआ है। आगे हम जा कर के पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में शायद बताया होगा कि जो कुल मिला के जो प्लेट्स हैं इनकी संख्या 6 है। किसी किताब में आपको 7 भी देखने को मिलेंगे। 6 बड़ी प्लेटें हैं और 120 से भी ज़्यादा छोटी प्लेटें हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल कर के। दोस्तों, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है और अंडरलाइन भी कर रखा है। आप इसके बाद ज़रा देखिए। प्लेट्स की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण से ये गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल यानी इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी को सतह पर उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्लेट्स को लेकर के जो स्टडी होती है उसे प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, यानी इसे हिंदी भी कहते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट्स को लेकर के जो भी हलचल होती है, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, भूकंप हो गया, प्लेट्स का खिसकना, उसके मार्जिन्स के बारे में, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत इनकी स्टडी की जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वो 2 चीज़ें हैं, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, जिसको इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बतानी है फ्रेंड्स कि पृथ्वी में जो हलचल होती है, यानी प्लेट्स के अंदर जो हलचल होती है, जो मैग्मा चैम्बर में जो हलचल होती है, उसका एक जो बहुत बड़ा कारण है उसे बोलते हैं संवहनी तरंगे। हमारे प्लेट्स के नीचे मैग्मा चैम्बर के अंदर कुछ संवहनी तरंगे सदैव काम करती रहती हैं। संवहनी तरंगे के काम करने की वजह से ही प्लेटों में हलचल होती रहती है, ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, भूकंप आता रहता है। ये जो ज्वालामुखी उद्गार है फ्रेंड्स, यह एक प्रकार से सेफ्टी वॉल का काम करता है। जिस प्रकार से हमारे कुकर में एक सीटी होती है ना, वो बजते और भाप बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से जो ज्वालामुखी उद्गार है ये सेफ्टी वॉल का काम करता है। आपको संवहनी तरंगों के बारे में एक उदाहरण दे सकता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, या आप इसको देख सकते हैं, और उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है पानी के गर्म करने का। तो फ्रेंड्स, जब पानी गर्म होता है तो उसके उबलता है, खौलता है, तो उसके अंदर एक संवहन पैदा होती है, जिसमें जो पानी का बुलबुला ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसे क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ज़रा आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, ज़रा आप उसको ध्यान से देखिए। पृथ्वी की गति के बारे में पृथ्वी की गति के बारे में, जो पृथ्वी में जो गति होती है वो 2 कारणों से होती है, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल जो होता है वो भी दो भागों में बांटा गया, अकस्मात बल और पटल विरूपण। अकस्मात बल का अर्थ होता है जो एकदम से कोई बल उत्पन्न हो, एकदम से आमूलचूल परिवर्तन हो जाए पृथ्वी के ऊपर, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार होना, भूस्खलन। दूसरा जो है उसे बोलते हैं पटल विरूपण। पटल विरूपण को अंग्रेजी में डिस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ये पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ होती हैं। हम आगे जा कर के पढ़ेंगे, फॉल्ट पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ पटल विरूपण, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रोफिज्म। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग।
अब दूसरी साइड ज़रा देखिए स्क्रीन के ऊपर, बहिर्जनित बल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। बहिर्जनित बल क्या बहिर्जनित बल में क्या है, अपरदन है और निक्षेपण है। उसके बाद क्या है कि बहिर्जनित बल से यानी अपरजन निक्षेपण से जुड़ी हुई और चीज़ें हैं, नदी है, पवन है, समुद्री और है, तरंग और हिमनद है। दोस्तों क्या होता है कि अपक्षय और अपरदन के कारण अपक्षय अपरदन के पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अपक्षय मतलब होता है चट्टानों को टूटना फूटना। अपरदन का अर्थ होता है कि जब चट्टानें टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएं तो उसे बोलते हैं अपरदन। इसके अलावा एक और शब्द उसे बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण मतलब जमाव, यानी जो टूटी फूटी चट्टानें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को गति के कारण कहीं और जाकर के जमा हो जाए। जैसे कि सेडिमेंट जो अवसाद है, नदियों से निकलना जो अवसाद है वो जाकर के डेल्टा पे जमा हो जाता है या डेल्टा का निर्माण करता है, नवीन डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, निक्षेपण का एक स्वरूप है। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा शब्दावली, इसमें स्थल मंडलीय प्लेट, इसको थोड़ा पढ़ देता है। भूप्रपट्टी पर अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और असमान आकार की प्लेटें होती जिन पर महाद्वीप एवं महासागर सतहें टिकी हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में कि जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर, प्लेट्स जो है मैग्मा चैम्बर के ऊपर तैर रहा है और जो प्लेट्स के ऊपर है वो हमारा पूरा स्थल मंडल टिका हुआ है। ठीक है, जैसे किसी नदी में, किसी महासागर में नाव है वो घूमती रहती है, उसी प्रकार से तैरती रहती है, उसी प्रकार से मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो तैरती रहती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आप, मुझे लगता है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको एक ज्वालामुखी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी मैं पहले पढ़ देता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से। भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के कई अर्थ होते हैं। ज्वालामुखी का एक अर्थ ये होता है कि आग का मुख, सीधा साधा, इसको अंग्रेज़ी में वॉल्केनो बोलते हैं। और जो दूसरी बात है, जो गहरी बात समझने की है कि ज्वालामुखी केवल वही हो सकता है जब कोई नली जा कर के मैग्मा चैम्बर से मिली हो। जब कोई नली जा कर के मैग्मा चैम्बर से मिली हो और उस मैग्मा चैम्बर से निकलने वाला लावा जो है स्थल मंडल के ऊपर आता हो तो उसे ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसमें से क्या क्या निकलता है मैं आपको ये बता दूं। आप चित्र ज़रा देख लीजिए, यहाँ से गैस और आग निकलती है। एक शब्द है, इसे क्रेटर बोला है, इन्होंने थोड़ा ये गलत बता रखा है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि जो ज्वालामुखी जागृत भी है उसमें से गैस भी निकल रही है और दूसरी तरफ जो क्रेटर भी बना हुआ है। फ्रेंड्स, क्रेटर तभी बन सकता है जब ज्वालामुखी मृत हो गया हो, यानी ज्वालामुखी फटना बंद हो गया हो। जब ज्वालामुखी फटना बंद हो जाता है तो उसकी नली में अलग अलग प्रकार से अवसाद या ढेर सारी चीज़ें आकर के जमा हो जाते हैं और नली का जो मुंह है वो बंद हो जाता है और उसके बाद उसमें वर्षा का जो जल आकर के टिक जाता है, जिससे में से बहुत बड़ी झील बनती है। तो जो झील बनती है तो उसे क्रेटर बोलते हैं। वही झील जब बड़ी हो जाती है उसे काल्डेरा बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक है, वो बहुत बड़ी क्रेटर है जो जिसमें से एक नदी निकलती है, उसका नाम नील नदी है और विक्टोरिया लेक से निकल करके वो भूमध्य सागर में जा कर के गिरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और चीज़ें जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में फ्रेंड्स। ये मैंने आपको ना सारी बातें बता दी है, एक बार आप थोड़ा सी इसको पढ़ लेना। मैं भी एक बार फिर से पढ़ ही देता हूँ। अच्छा, ज्वालामुखी उद्गार में 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, जो चीज़ निकलती है उसे लावा बोलते हैं। धरती के नीचे यानी कि मैग्मा चैम्बर से फ्रेंड्स जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। वही जब मैग्मा जब धरती के नीचे रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। यानी मैग्मा बाहर आया तो लावा और अंदर रहा है तो मैग्मा कहलाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि इस प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इस कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी भूप्रपट्टी के नीचे यह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र भू सतह पर उनके निकटतम स्थान को
उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पर कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैंने आपको पढ़ दिया आपकी सुविधा अनुसार, मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों चित्र को ऊपर आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर है ना जहाँ पे उद्गम केंद्र लिखा हुआ है, उद्गम केंद्र वो स्थान होता है जहाँ से भूकंप आता है, और वो भूकंप जो जब सरफेस पे पहुँचता है तो उस एरिया को बोलते हैं अधिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे, स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय फ्रेंड्स।